हम लोग 22 दिनों से ज्यादा जेल में रहे और जेल के अंदर प्रताड़ना भी सहा और उस दिन भी बहुत क्रूर चेहरा था प्रशासन का। जिस दिन गिरफ्तारी हम लोग हुई, जितना पिछड़ा कमजोर रहेगा उतना ज्यादा उनके पीछे जाने के लिए मजबूर रहेगा। ये समाज को स्वावलंबी नहीं बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहते हैं, ताकतवर नहीं बनाना चाहते हैं। ये खुद भी मतलब बीजेपी की तरह, आरएसएस की तरह ये खुद भी चाहते हैं कि दलित कमजोर रहे और इस आंदोलन को विदेशी फंडिंग किया जा जी। रहा है। इसको प्रूव करने के लिए प्रशासन ने, सरकार ने बहुत कुचक्र भी रचा, बहुत साजिश भी की। हमारे साथियों को अलग-अलग टॉर्चर करके यह कहलवाने की भी कोशिश की गई कि आप बताइए। यहाँ तक कि यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोगों ने हमारे एक आध साथियों से मतलब रिक्वेस्टली कहा कि मेरा एक फेवर कर दीजिए, बस ये बता दीजिए कि फ्रांस से पैसा आया। तो जब हुँ, आया नहीं तो भाई उनके पास तो सारी एजेंसी थी। पिछले 7 सालों में जी। ये आप मतलब कहीं से आप जाँच करेंगे तो कोई आंदोलन होने ही नहीं दिया गया। नमस्कार, मैं हूँ अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन ज्वार। गोरखपुर में 10 अक्टूबर को अंबेडकर जनमोर्चा की तरफ से घेरा डालो, डेरा डालो धरना का आयोजन गोरखपुर कमिश्नर के दफ्तर में हुआ। मुद्दा यह था कि जो गरीब भूमिहीन दलित परिवार हैं, उन परिवारों को सरकार 1 एकड़ जमीन दे। इस मुद्दे पर हजारों की संख्या में वहां औरतें जुटी। शाम तक वहां आंदोलन चला, उसके बीच सरकार ने क्रैकडाउन किया और उनके 9 बड़े नेताओं, समर्थकों और कुछ पत्रकारों को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद 307 जैसे जघन्य मुकदमे दायर किए, जिसमें कि श्रवण कुमार निराला जो उसके अध्यक्ष और संयोजक हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। वह पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े दलित नेताओं में शामिल हैं और उनकी खासियत यह है कि वो उन वाजिब मुद्दों को उठाते हैं जो अन्य दलित समाज या पिछड़े समाज की पार्टियां छोड़ देती हैं। श्रवण जी, आपका जनज्वार में स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार 10 अक्टूबर की रात, देर रात, वक्ताओं को, पत्रकारों को, आप सबको, सबको उठाने की ज़रूरत सरकार को एकाएक क्यों आन पड़ी? ऐसा कौन-सा अपराध किया कि 307 का मुकदमा दर्ज किया गया? सर हम लोग 10 अक्टूबर को गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पर जी। अंबेडकर जनमोर्चा के द्वारा डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन था। हुँ, ये जो हमारा आंदोलन था, इस आंदोलन में जो हमारी मुख्य मांग है जी। वो है दलित, पिछड़े, गरीब जो भूमिहीन लोग हैं, हुँ, उन हर परिवार को 1-1 एकड़ ज़मीन दिया जाए। इसी मुद्दे पर हम लोग डेरा डालो, घेरा डालो आंदोलन गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पर हमने किया था। जी। और बाकायदे 3 महीने पहले हमने गोरखपुर प्रशासन को इसकी सूचना भी दिया था, रिटेन सूचना दिया था। हुँ, अब हम लोग ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये पहला आंदोलन नहीं था। इसके पहले भी हमने 2 चरण का आंदोलन किया था। ये तीसरे चरण का ज़मीन के मुद्दे पे, ज़मीन के सवाल पे तीसरे चरण का आंदोलन था। जी। पहला चरण हमने 17 दिसंबर, दूसरा 17 मार्च और तीसरा हमारा 10 अक्टूबर को ये आंदोलन था। हुँ, आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग, हज़ारों की संख्या में थे और सर आप तो मौके पर थे, जी। आपने देखा भी वहाँ पे। हुँ, और आंदोलन बिल्कुल सुचारू ढंग से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, जो जनता को राइट मिला है अपना अपनी बात कहने का, अपनी माँग रखने का, उस अधिकार के तहत पूरा संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात कर रहे थे। आंदोलन सवेरे 10 बजे से शुरू हुआ और रात 10 बजे तक चला। जी। और सवेरे 10 बजे का शुरू हुआ आंदोलन जो गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय के परिसर में हो रहा था। 10 कदम पे हुँ, कमिश्नर बैठते हैं जी। और हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार बात कर रहे थे और उस कमिश्नर कैंपस में हमारा आंदोलन था, लेकिन गोरखपुर के कमिश्नर को इतना समय नहीं मिला, इतना टाइम नहीं मिला। टाइम मिलना ना मिलना अलग एक मुद्दा है सर, लेकिन अभिमान देखिए, वो घमंड देखिए कि 10 कदम पर बैठा कमिश्नर, हजारों की संख्या में जनता उसके दरवाजे पर खड़ी है और वो कमिश्नर ज्ञापन लेने जनता के बीच में आने के लिए नहीं तैयार थे। ये जी। हठबाधिता थी उनकी। और कहीं न कहीं ये वही कमिश्नर हैं गोरखपुर के, ये वही डीएम लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हफ्ते में 3 दिन, 4 दिन गोरखपुर में रहते हैं। जी। और ये सारा काम ये लोग छोड़ करके, पब्लिक से तो मिलते नहीं, सारा काम छोड़ करके मुख्यमंत्री के आगे-पीछे घूमते हैं। इनके पास सुबह से लेके शाम तक
मुख्यमंत्री की चमचागिरी करने का पूरा समय है, मुख्यमंत्री की खुशामदीद करने का पूरा समय है, लेकिन गरीब जनता इनके दरवाजे पे खड़ी है और 10 कदम पे ये ज्ञापन लेने के लिए आने के लिए नहीं तैयार थे। हम लोगों ने यही कहा लेकिन कि श्रवण जी, कमिश्नर सवाल एक ये है कि प्रशासन का ये कहना था कि प्रशासन ने आप लोगों को कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी। तो क्या वहाँ सवाल ये उठता है मेरी तरफ से कि क्या जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, क्या गोरखपुर में प्रदर्शनों, धरनों की इजाजत दी जा रही है? जो आपका कार्यक्रम एक गैर कानूनी कार्यक्रम था, गैर पुलिसिया इजाजत के बगैर आप लोग ताकतपूर्वक उस कार्यक्रम को अंजाम दें। सर क्या है कि जब से बीजेपी सरकार आई, खास करके यूपी में जो योगी जी की सरकार है, जी, और ये जो गोरख मंडल है, गोरखपुर जिला है, ये मुख्यमंत्री का गृह नगर है। हुँ, तो इन लोगों ने सरकार का इतना खौफ पैदा कर रखा है, इतना भयानक खौफ पैदा कर दिया है जी, कि आंदोलन तो कोई होने ही नहीं दे रहे, इजाजत की बात छोड़िए। हुँ, अगर कहीं इन्हें मालूम हो रहा है कि कोई जनता उद्वेलित हो रही है, अपनी तकलीफ को कहना चाहती है, तो वो प्रताड़ना का काम शुरू कर देते हैं। और ये जो आंदोलन में परमिशन की बात कर रहे हैं, तो सर जी, 3 महीने पहले रिटर्न में मैंने सूचना उनको दिया। अगर कोई ऑब्जेक्शन होता, कोई दिक्कत, मैं कई बार अधिकारियों से मिला भी, जी, तो उन्होंने मुझे कोई रिटेन इसके लिए मतलब ये भी नहीं कहा कि आगे कोई कार्रवाई करना ज़रूरी है। ये बार-बार बोलते रहे, कोई बात नहीं, आप अपना कार्यक्रम होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम माँग पत्र आपका लेंगे। तो उस टाइम तक तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बड़ी संख्या में पब्लिक आने लगी हुँ, और ज़मीन का सवाल है, गाँव में गरीब आदमी ज़मीन न होने के नाते बहुत तकलीफ में है, ये जन ज़रूरत की बात है। आज भी लोगों को ज़मीन नहीं मिला, किसी के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन, किसी के पास 1 बीस मिल नहीं। तो जी, जब लोग बड़ी संख्या में आने लगे, तब इनको ये याद आया कि ये कहने लगे कि परमिशन, परमिशन। अरे भाई, हमने आपको 3 महीने पहले एप्लीकेशन दिया है, तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपकी ज़िम्मेदारी। और जनता श्रवण आ गई तो कौन। एक चीज़ बताइए कि पिछले 7 सालों से ज़्यादा समय हो गया योगी सरकार के। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि गोरखपुर में 7 साल में किसी भी धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए कोई प्रशासनिक इजाज़त नहीं दी गई? कोई इजाज़त नहीं सर गोरखपुर में, और एकदम रिकॉर्ड आप उठा के देख लेंगे, एक जी, अम्बेडकर जनमोर्चा के अलावा हुँ, एक भी आंदोलन आपको गोरखपुर में नहीं मिलेगा। हुँ, एक भी कोई जन आंदोलन नहीं मिलेगा। मुझे तो ये तकलीफ भी है और आश्चर्य है, जो विपक्ष की जो बड़ी पार्टियाँ हैं, जी, उन्होंने भी जनता के मुद्दों पर कभी खड़ा होने की कोशिश नहीं किया। और कोई भी आंदोलन पिछले 7 सालों में, जी। ये आप मतलब कहीं से आप जाँच करेंगे तो कोई आंदोलन होने ही नहीं दिया गया। और इसीलिए अम्बेडकर जनमोर्चा के आंदोलन को ये इनको लगा कि ये चुनौती दे रहे हैं, तो कुचलने की पूरी कोशिश किया गया है सर। श्रवण, हम आपसे ज़मीन के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कमिश्नर की बस की बात थी या नहीं थी, ये माँग उनके दफ्तर में रखना, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे जिसको आपने खुद ही कहा, विपक्ष की पार्टियाँ। इसी बहाने थोड़ा हम यह भी जानना चाहेंगे कि आप खुद दलित समाज से आते हैं, दलित समाज की पार्टी अम्बेडकर जन मोर्चा का नेतृत्व करते हैं। उत्तर प्रदेश दलितों और पिछड़ों के गढ़ में से एक है, 2-2 मुख्यमंत्री हैं, जिनमें से अखिलेश यादव और मायावती हैं। जब आपकी गिरफ्तारी हुई, आप अपने साथियों के साथ 22 दिन जेल में रहे। क्या इन लोगों ने अपनी तरफ से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया दी? क्या इन पार्टियों ने कोई आवाज उठाई? क्या इन पार्टियों के लोगों ने दलित और पिछड़ा, जो कि पीढ़ीय एकता, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एकता बनाने की कोशिश है, क्या इन लोगों ने भी आपके पक्ष में कोई आवाज उठाई या इनका भी रुख सत्ताधारी पार्टी की तरफ चुप रहने का था? नहीं सर, कोई आवाज़ नहीं उठाया, खास करके सपा और बसपा, जो जी। दलितों, पिछड़ों पार्टी होने का दावा करते हैं हुँ, और दावा करते हैं, इन्होंने कोई भी हमें मतलब कोई औपचारिकता नहीं निभाया, किसी भी तरह से आवाज़ नहीं उठाया। ये दलितों के हक की बात थी, दलितों पिछड़ों के हक की बात थी, अधिकार की बात थी। जी, हम लोग 22 दिनों से ज़्यादा जेल में रहे और जेल के अंदर प्रताड़ना भी सहा, और उस दिन भी बहुत क्रूर चेहरा था प्रशासन का, जिस दिन गिरफ्तारी हम लोग हुई। हुँ, 3 बजे रात पूरा संघर्ष हुआ है सर पुलिस का, और पूरे प्रदेश में ये बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी। बिल्कुल। लेकिन इतना बड़ा दमन अभियान सरकार ने दलितों और पिछड़ों, गरीबों के ऊपर चलाया, हुँ, और इस गंभीर घटना पर समाजवादी पार्टी की तरफ से और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। इनको वोट तो चाहिए दलितों का, इनको वोट तो चाहिए पिछड़ों का, लेकिन सच मानिए कि जो दूसरी सत्ताधारी पार्टियां हैं, हुँ, वो ये चाहे सपा हो चाहे बसपा, ये उनसे कम नहीं है।
ये भी चाहते हैं कि दलित कमजोर रहे, पिछड़ा कमजोर रहे, लाचार रहे। और ये मानते हैं, सपा और बसपा के लोग भी ये मान रहे हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व भी मान रहा कि जी। जितना दलित कमजोर रहेगा, जितना पिछड़ा कमजोर रहेगा, उतना ज्यादा उनके पीछे जाने के लिए मजबूर रहेगा। तो ये समाज को स्वावलंबी नहीं बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहते हैं, ताकतवर नहीं बनाना चाहते हैं। ये खुद भी, मतलब बीजेपी की तरह, आरएसएस की तरह, ये खुद भी चाहते हैं कि दलित कमजोर रहे, पिछड़ा कमजोर रहे। जब कमजोर रहेगा तो इनको लगता है तभी हमारा नाम आएगा। इसलिए ये मजबूती के आंदोलन को समर्थन नहीं कर रहे हैं, और जो इस घटना ने इनके चेहरे से सर पर्दा हटा दिया है सर। एक भी प्रतिक्रिया न बहन मायावती की तरफ से आया, एक भी प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की तरफ से नहीं आया। मतलब अन्य जबकि चीजों बसपा पे में तो अभी आप नेता रहे हैं, वहां कोऑर्डिनेटर रहे हैं। जी। मैं रहा बसपा में सर, जी। और कहीं न कहीं हम लोग बसपा को छोड़ करके जनता के बीच में खड़े हुए, या जनता के आंदोलन, जनता के मुद्दों पे काम कर रहे हैं। हम्म। तो यही टीस है, यही दर्द है, यही तकलीफ है कि जिस बसपा को मान्यवर कांशीराम साहब ने एक जन आंदोलन बनाया, एक मिशन बनाया, वो मान्यवर कांशीराम साहब के डेथ के बाद बहन कुमारी मायावती ने बड़े-बड़े महलों में कैद कर दिया, बड़े-बड़े बंगलों में कैद कर दिया। जी। और बहुजन समाज पार्टी अब गरीब दलितों के लिए नहीं, अब कुछ अमीर और बहुजन समाज पार्टी तो होलसेल दलित वोट बेचने की एक होलसेल दुकान बन गई है कि एक कमरे में बैठ के नेता ये सौदा अब करती हैं, बहुत खुल के मैं, और ये पब्लिक भी जान रही है कि नेता अब ये सौदा करती हैं कि भाई देखो फला विधानसभा में इतना वोट दलितों का, हम टिकट दे देंगे, तुमको वोट मिल जाएगा, इसलिए पहले मुझे 5 करोड़ दे दो। वो जो गरीब दलित है, जी। उस दलित को बेच दिया जा रहा है एक जगह बैठ करके। जिस आदमी को चुनाव लड़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी भेजती है, लड़ने के लिए भेजती है, उस आदमी का जनता के साथ कोई सरोकार नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। वो कहीं से धंधे वाला, पैसे वाला आदमी आता है और वो दलितों का वोट अब होलसेल में खरीदता है। अभी थोड़ा इमोशन में दलित था, लेकिन दलित भी इस बात को चलिए, अब हम समझ गया वापस है। लौटते हैं, जरा आपके यहाँ जो क्रैकडाउन हुआ उसकी जानकारी आपसे लेते हैं। कि पता ये चला कि 10 अक्टूबर की रात, जिस दिन आप लोग घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन अम्बेडकर जन मोर्चा की तरफ से कमिश्नर ऑफिस में कर रहे थे, उसकी देर शाम, मतलब 8-9 बजते बजते योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शहर में पहुंच चुके थे। आपको जी, लगता है जी। कि आपके संगठन पर जो क्रैकडाउन हुआ पुलिस का, इसमें मुख्यमंत्री का सीधा हस्तक्षेप होगा? क्योंकि 307 जैसा मुकदमा, जिसमें कि कोई तोड़-फोड़ जैसी चीज हम लोग भी जब तक मौजूद थे देखी नहीं, तो आखिर क्या मानते हैं? क्या वजह मानते हैं? ये सीधा मुख्यमंत्री का ही हस्तक्षेप था सर, जी। क्योंकि आंदोलन तो हमारा शांतिपूर्वक चल रहा था, और लगातार फीडबैक मुख्यमंत्री को दिया भी जा रहा था, जो प्रशासनिक इंटरनल कुछ हम लोगों को भी सूचनाएँ हैं, और मुख्यमंत्री ने दमन का पूरा एक आदेश दिया, और ये जो अधिकारी हैं यहाँ पे, जी। उनके आदेश, क्योंकि देखिए आप देखिए 10 बजे रात को हुँ। डीएम खुद स्वयं आते हैं हमारे आंदोलन में, ज्ञापन लेते हैं, एसएसपी बगल में है, और डीएम एक्सेप्ट करते हैं कि आपका मुद्दा, आपकी ये जो मांग है, जनता के हित की मांग है, और ज़मीन सबको मिलना चाहिए। जी। डीएम के वीडियोज़ हैं सब उसमें। तो सारी बातें हो गई, माँग पत्र दिया, समझौता हो गया। समझौता मीन्स मतलब ये हो गया कि आपने हमारा माँग पत्र लिया, हुँ। 5 लोगों, डीएम ने कहा 5 लोगों की टीम कमेटी आप दे देंगे, 5 हमारे प्रशासन की तरफ से रहेंगे, और आगे हम लोग इस पे प्लान करेंगे और शासन में बात रखेंगे कि कैसे ज़मीन दी जाए। जी। तो अब क्या है कि 10 बजे के बाद जब उन्होंने ज्ञापन दिया, तो फिर इंटरनल इन लोगों को, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि भीड़ को पहले हटा दो, मांग पत्र लिया सामने, पब्लिक को कम करके फिर इन लोगों को दमन करना है, गिरफ्तारी करना है। हुँ। लेकिन ये बात तो हमें थोड़ी देर बाद समझ में आ गई, क्योंकि हमारे एक-एक नेता, एक-एक जो अगुआ हमारे लीडर्स थे, उनके पीछे पुलिस लगा दी गई। जी। एक-एक थाना का पूरी कंप्लीट एक-एक लीडर के पीछे लगा दिया गया। जैसे हमारे लीडर कैंपस से बाहर निकलते थे, पुलिस उनको घेर लेती थी। फिर हमें समझ में आया कि ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है, तो हमारे अब साथ तो श्रवण वादा ये खिला। बताइए कि विपक्ष की कोई उपस्थिति नहीं है, आपके साथ भी खड़ा नहीं है, खुद वह अपने साथ भी खड़ा बहुत नहीं दिखाई दे रहा आजकल। सत्ता बहुत मजबूत है, और जिस तरह की जनता आपके साथ है वह बहुत गरीब है। और मुझसे तो डायलॉग जो मैं भूलता नहीं, लोग बार-बार कह रहे थे कि हमरा लहसुन बोवे के एक बित्ता जगह ही नहीं बा। वो लोग हैं, तो ज़ाहिर तौर पर इस पुलिस क्रैकडाउन के बाद वह डर गए होंगे, और आपका आंदोलन क्या बिखर जाएगा या फिर संगठित होगा,
या नए रूप में आप खड़ा करने की कोशिश करें? इस आंदोलन में सर डर को जगह नहीं है, और जी। जितना सरकार ने दमन किया है ना, इससे भी अब बहुत ज्यादा संख्या में, और जो आंदोलन में लोग शामिल थे, ये जी। किराए के लोग नहीं, वो उनकी जरूरत है, उनकी बेसिक जरूरत है, मतलब वो उनके लोग पास इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है। और वो लोग लगातार, मुझे फोन आ रहा है, जी। लगातार फोन आ रहा है, वो लोग ये बोल रहे हैं कि भैया आप कब आना है, आप बताओ, हुँ। और कितनी संख्या में आना है। अब तो आंदोलन का वो रूप है कि जो आंदोलन ने आपने देखा, उसके 10 गुना बड़ा आंदोलन अब गोरखपुर में खड़ा होगा सर। हुँ। और मैं आपको बताऊं कि कुछ मुझे ये भावनात्मक बात है, हुँ। मुझे बहुत इस बात पे भावुक क्षण था मेरे लिए। हुँ। कई महिलाओं ने, गांव की गरीब महिलाएं जिनके घर में एक जून रोटी खाने की जब व्यवस्था नहीं है, हुँ। उन महिलाओं ने मुझे फोन किया, और उन महिलाओं ने कहा कि भैया, हुँ। हम कितने लोगों का बेल हुआ, कितने लोग बाहर आए, कितने लोग नहीं आ पाए। जो लोग नहीं आ पाए, अगर पैसा कम पड़ रहा है, हुँ। अगर बेल कराने के लिए कोर्ट कचहरी में, तो कई महिलाओं ने कहा कि बाबू, हमारे पास जेवर है, कोई का बोलता है कोई महिला बोलती है बाबू बिछिया है, कोई बोलती है हमारे पास माला है, इसको हम ले जा रहे हैं बेच करके, और आपको हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन हमारे सभी लोगों को आप छुड़ाइए, जी। और जब आप कहिए हम लोग आने के लिए तैयार हैं, और आप एक बार बस आवाज लगा दीजिए, हम लोग उससे भी बड़ी संख्या में आएंगे। ये आंदोलन से जुड़े हुए गरीब लोगों की आवाज है, जो अपना जेवर, अपना बिक्खो गांव में कहते हैं, महिलाएं किसी भी सूरत में अपना जेवर नहीं बेचना चाहती हैं, अपने गहने नहीं बेचना चाहती हैं। वो महिलाएं इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए, वो भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है सर, क्योंकि उन्हें मालूम है तो कि ये ज़ाहिर हमारे तौर हक। पर उनकी कुर्बानी मतलब जो आप कह रहे हैं वो जाया ना जाए, उसको लेकर एक सवाल ये है कि आप पुराने नेता भी हैं, दलितों के मसलों को समझते हैं, पट्टा और ज़मीन को भी समझते हैं। तो इस माँग को पूरा करने के लिए कमिश्नर ऑफ़िस तो उचित जगह नहीं है। कमिश्नर ऑफ़िस को क्यों चुनते हैं? क्योंकि या तो पॉलिसी का मुद्दा है या फिर उसको मुख्यमंत्री दुरुस्त करेंगे या फिर आपका कहना है कि यह हमारा पहले स्टेज का आंदोलन है, इसके नेक्स्ट स्टेज में हम जो लोग पॉलिसी निर्धारक हैं, उन तक पहुँचेंगे। देखिए सर, मंडल और जिले में जो जी। जमीन के संदर्भ में सबसे बड़ा अधिकारी कमिश्नर ही होता है, जी। और सरकार लखनऊ में बैठती है, लेकिन मुख्यमंत्री गोरखपुर के हैं, और जी। हफ्ते में 4 दिन यहाँ रहते हैं, मतलब पूरी सरकार यहाँ रहती है। हुँ। तो हमारी बात प्रशासन के माध्यम से ही सरकार तक पहुंचनी है। जी। तो यहाँ ऑलरेडी कमिश्नर है, तो हुँ। हम कमिश्नर पे दबाव बनाते हैं कि भाई आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाइए। हुँ। और जब मुख्यमंत्री ऑलरेडी यहीं पर रहते हैं, जी। मुख्यमंत्री तो रोज आते हैं ना सर, हुँ। तो इसलिए ये आंदोलन हम गोरखपुर से खड़ा करते हैं। वैसे भी हुँ। अंबेडकर जन मोर्चा का जो कार्य क्षेत्र, आधार क्षेत्र है, वो जी। गोरखपुर मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जिसमें गोरखपुर मंडल प्रमुख है। तो हुँ। हमारा आंदोलन यहाँ से खड़ा हुआ, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में फैल चुका है, हुँ। और हर जगहों पे अंबेडकर जन मोर्चा का पूरा संगठन है। तो आंदोलन हुँ। को हम यहीं से जीत जाएंगे, हमें, क्योंकि जनता बड़ी होती है सर, और जी। जो विपक्ष की जो आखिरी वो है। आरोप आप पर जो लगा सरकार की तरफ से मीडिया द्वारा सनसनी फैलाई गई कि क्या एक कोई फ्रांसीसी नागरिक पकड़ा गया जो संभवतः अभी भी गोरखपुर जेल में बंद है और फंडिंग आपको उसके ज़रिए हुई। इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप जो आंदोलन कर रहे हैं देश के सबसे गरीब लोगों का आंदोलन। सरकार जब डरती है, तो जी। आंदोलन को बताती है। ये हुँ। सर आपने देखा, किसान आंदोलन भी हुँ। आपके सामने उदाहरण है कि किसान आंदोलन को खालिस्तानी बोला गया। उस आंदोलन के अंदर बलात्कार कराए गए, उस आंदोलन के अंदर हत्या कराई गई, ताकि उनके नेता फँस जाएँ, उनके लोग आरोप बदनाम हो जाएँ। जी। सेम वही कंडीशन यहाँ पर मीडिया के माध्यम से प्रशासन और हुँ। सरकार ने भूमिका रचने की कोशिश की कि इस आंदोलन में फ्रांसीसी नागरिक कैसे आया, जी। और इस आंदोलन को विदेशी फंडिंग किया जा हुँ। रहा है। इस इसको प्रूव करने के लिए प्रशासन ने, सरकार ने बहुत कुचक्र भी रचा, बहुत साजिश भी की, हमारे साथियों को अलग-अलग टॉर्चर करके यह कहलवाने की भी कोशिश की गई कि आप बताइए। यहाँ तक कि यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोगों ने हमारे एक आध साथियों से मतलब रिक्वेस्टली कहा कि मेरा एक फेवर कर दीजिए, बस ये बता दीजिए कि फ्रांस से पैसा आया। तो हुँ। जब आया नहीं, तो भाई उनके पास तो सारी एजेंसी थी, एटीएस लगाया, आईबी लगाया, एलआईयू लगाया, और जिला प्रशासन एसपी क्राइम ने हमसे पूछताछ किया, हुँ। एसएसपी, पूरा प्रशासन, ऐसे हम लोगों से पूछताछ किया जा रहा था जैसे हम
कोई क्रिमिनल्स हैं, इस तरह से कोशिश किया गया। तो ये आंदोलन को बदनाम करने के लिए प्रशासन के तरफ से, सरकार की तरफ से एक गढ़ी गई कहानी थी, जो मोदी मीडिया, योगी मीडिया गोरखपुर में जो उनके प्रभाव की मीडिया है, उन्होंने पूरा कहानी रचने की कोशिश की कि श्रवण कुमार निराला को विदेशी फंडिंग, वो विदेशी नागरिक, जबकि सच ये है कि वो जो फ्रांसीसी नागरिक है वो रिसर्चर है। वो तो जो भारत में कुछ गरीब लोग हैं, जो खास करके दलित गरीब लोग हैं, तो उनकी क्या वास्तविक स्थिति है, वो अपने रिसर्च के संबंध में डॉक्यूमेंट्री के संदर्भ में कुछ लोगों से वो मिलना चाहता था। तो ऐसे सोशल मीडिया से जुड़ के कहीं से वो हम लोगों के पास आया, तो गांव में और आंदोलन की जानकारी हो गई, तो उसके मन में उत्साह था कि हम भी वहां लोग आएंगे, उनका इंटरव्यू ले लेंगे और रियल स्थिति हम जानने की कोशिश करें। बस उसका इतना सा रोल था। अगर हम लोगों के साथ ऐसा कोई रोल होता फंडिंग का और सब, तो उनके पास सारी एजेंसी है, यहाँ तक हमारे खाते, मेरा बैंक अकाउंट वगैरह सब सीज कर दिया गया। और उनमें तो कोई पैसा नहीं, जनता के सहयोग से आंदोलन चलाते हैं। 10 रुपया हमारा सदस्यता शुल्क, उसके दम पे हम लोग जन सहयोग लेके आंदोलन चलाते हैं। तो कोशिश तो सर कहानी बहुत रचने की कोशिश की गई, लेकिन जब है नहीं तो करेंगे क्या? किसान आंदोलन को बदनाम नहीं कर पाए, सरकार को झुकनी पड़ी। वैसे ही यह भी आंदोलन बिल्कुल मूल मंशा इस आंदोलन का गरीबों का हित है, जनता का हित है, और दलित पिछड़े जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि दिलाना ही हमारा मकसद है। इसलिए सरकार चाहे लाख कोशिश कर ले, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके बदनाम करने से हम बदनाम नहीं होंगे। अब कलम भी रुक गई, जो मोदी मीडिया है, जब लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया तो आज डर के नाते उनकी कलम रुक गई। अगर उनमें दम होता तो 20 दिन के बाद हम बाहर नहीं आ पाते सर। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अम्बेडकर जनमोर्चा के अध्यक्ष श्रवण कुमार निराला। वह योगी सरकार में गोरखपुर से 22 दिन जेल में रहे। उनके साथी और समर्थक भी 9 की संख्या में जेल में रहे। 14 लोगों पर कुल मुकदमा दर्ज हुआ। कहा यह गया कि यह आंदोलन बिना इजाजत के किया गया। सवाल यह है कि सरकार का डिक्टेशन लेके वैसे भी कोई आंदोलन नहीं होता है। और उससे भी बड़ा सच यह है इस देश का कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, वह अपने नगर में लोकतंत्र को इस कदर स्थापित किए हैं कि वहां एक आंदोलन की इजाजत नहीं होती। जानकार भी ये कहते हैं कि धारा 144 गोरखपुर की धरती से खत्म ही नहीं होती। सवाल ये है तो फिर लड़ेंगे लोग कैसे, बोलेंगे लोग कैसे, आवाजें कैसे उठाएंगे? तो जाहिर तौर पर आप सब श्रवण कुमार निराला का पक्ष सुन रहे थे और उनकी बातों से आप समझ पाएंगे कि सरकार का रवैया क्या है। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि दलित और पिछड़ों के 2 सबसे बड़ी पार्टियां जहां उत्तर प्रदेश में जन्मी और पैदा हुई, उसने मुख्यमंत्री बनाया। उन लोगों का रवैया भी इनके प्रति, इनके आंदोलन के प्रति, दलितों के इस मांग के प्रति क्या था कि उनका एक बयान तक नहीं आया। जी हम बात कर रहे हैं मायावती और अखिलेश की। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।